हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट, आज उसका 8वां लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने सर्किट थ्योरी चला रहे थे। सर्किट थ्योरी में प्योर रेजिस्टिव पढ़ा, प्योर इंडक्टिव पढ़ा, प्योर कैपेसिटिव पढ़ा। फिर देन मिक्सचर लाए, दो का इंडक्टिव रेजिस्टिव लाए और कैपेसिटिव रेजिस्टिव। अभी हम 3 का भी पढ़ेंगे जिसमें तीनों होंगे, इंडक्टिव, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, वो बाद में आएगा। उससे पहले आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसी करंट में ही, पावर इन एसी। आप कहेंगे भैया पावर क्या, हम तो पढ़ के आए हैं। कहाँ पढ़ के आए होंगे आप लोग? ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, यही था ना पावर इज इक्वल्स। बट यहाँ पर क्या था, वहां पर वोल्टेज भी कांस्टेंट रहता था और करंट भी कांस्टेंट रहता था। एक था, ठीक है। अब एसी में क्या हो गया है, ना तो यहाँ करंट कांस्टेंट है और ना ही वोल्टेज कांस्टेंट है। देन पावर क्या होगी, अब उसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, यहां पर क्या था, अब देखो एसी में क्या है, सो हियर इन एसी, एसी के अंदर क्या है, बोथ वोल्टेज एंड करंट, बोथ V एंड I आर वेरिएबल। अब ये जब वोल्टेज भी वेरिएबल है, I भी वेरिएबल है, मतलब ये समय के साथ चेंज हो रहा है। वेरिएबल है, ठीक है, समय के साथ चेंज हो रहा है। या तो यहां ये लाइन लिख लो और अच्छी लगेगी, वेरीज ये भी लिख लो with time. So here in AC both V and I varies with time. टाइम के साथ वेरीज करता है। जब टाइम के साथ वेरीज कर रहा है तो हम कह सकते हैं हेंस जो हमारी पावर आएगी, पावर विल ऑल्सो वेरीज विथ टाइम। तो भाई साहब जो पावर आएगी वो भी तो टाइम के साथ ही वेरीज हो रही होगी, समय के साथ पावर ही बदल रही होगी। तो मतलब क्या समझे, अब की जो हमारी पावर आएगी वो आएगी Pt, मतलब P टाइम के साथ इज इक्वल्स टू Vt पोटेंशियल टाइम के साथ इज इक्वल इनटू It करंट टाइम के साथ, ये होगी पावर। और ये जो पावर होगी इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस पावर। समझ आया? पावर विद टाइम, वेलोसिटी, पोटेंशियल विद टाइम और करंट विद टाइम। अंडरस्टैंड? अच्छा एक देखिए एग्जांपल, मैंने बोला कि अगर मैं मान लेता हूं कि V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, मैंने मान लिया, ठीक है, वेलोसिटी दी। तो अब मैंने बोला फिर I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन। अब यहाँ पर फेज डिफरेंस सेम है या नहीं है ये कुछ नहीं पता है, तो हम कुछ ऐसा मान लेते हैं। अब पता नहीं 90 डिग्री आगे है करंट या 90 डिग्री पीछे है या उसी फेस में है, हमको कुछ नहीं पता है। तो हम एक जर्नल मान लेते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव, एक जर्नल माना है, ठीक है। तो अगर अब मैं इसका लिखूंगा पावर, तो यहाँ देखो इसी देखो पावर टी इज इक्वल्स टू वीटी, मतलब वीटी ये वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई टी ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फाइव है, फाइव ये आएगी पावर है। और यही क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है। इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। अब कोई बोल देगा कि पावर 2 सेकंड में बता दो, तो 2 सेकंड यहाँ रखना, जहां जहां टी है वहां 2 सेकंड रख देना, 2 सेकंड में पावर आ जाएगी। कोई 3 सेकंड पे पूछे 3 सेकंड में आ जाएगी, टी की जगह उसमें रख देना। तो ये इंस्टेंटेनियस है, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पावर बता रहे हैं। समझ में आया? देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंस्टेंटेनियस पावर, इससे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है वो बता रहा हूं मैं। देख लो इतना, देख लिया, देख लिया। हाँ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि इंस्टेंटेनियस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
क्योंकि भविष्य में 1-2 नंबर में आ गया तो आ गया, इतना नहीं आता है, जितना अब जो बढ़ाने जाए वो आता है। क्या है ये? एवरेज पावर, पी एवरेज, पावर एवरेज। अब एवरेज पावर, पहली बात तो एवरेज पावर को डिनोट किससे करते हैं? ऐसे, ये सिंबल है। और एक बताए थे, ये बोले थे ना, ये है। अरे याद नहीं है? एसी का पहले लेक्चर देखना, एवरेज को ऐसे कुछ कुछ इन दो में करते हैं और इसमें करते हैं, ये सब एवरेज दर्शाने के तरीके हैं। ठीक है, हमें बोला कि एवरेज पावर चलो निकालते हैं, तो आपके पास वेलोसिटी हमने वही मान ली, v इक्वल्स टू दी है v नॉट sin ओमेगा t, और I दिया है I नॉट sin ओमेगा t प्लस 5, ये लिया हमने, ये ले लिया। तो ये हो गया v नॉट sin ओमेगा t, I नॉट sin ओमेगा t प्लस 5, और ये लग गया एवरेज का साइन। ये वाला साइन लगा दिया, कोई ये वाला लगाना चाहिए, ये वाला लगा दिया। ठीक, ये एवरेज का साइन लग गया। अब क्या करें? हमने लिया इसको, इसके साथ ले लेते हैं, ये हो गया v नॉट I नॉट एंड दिस इज इक्वल्स टू sin ओमेगा t एंड देन sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक, ये जो पावर एवरेज निकल रही है, ये निकल रही है फॉर वन साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल। एक पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए निकल रही है, इसका फॉर्मूला देखना। देन अब देखो, यहां पर sin a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है बता दे रहा हूं, sin a प्लस b का फॉर्मूला मैं लिख दूंगा, ये तो ऐसे ही रहेगा sin ओमेगा t, और ये हो जाएगा, देखो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, sin a cos b प्लस cos a प्लस sin b, ये होता है sin a प्लस b का फॉर्मूला। sin a प्लस cos b, cos a प्लस sin b, और ये लग गया पावर का उसका साइन एवरेज। अब भी देखो v नॉट I नॉट एक तरफ और इसका मल्टीप्लाई करा देते, ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा t, ये सेम है, और cos 5 प्लस इसका इसके साथ, तो cos ओमेगा t sin ओमेगा t sin 5, कुछ नहीं कराया, बस मल्टीप्लाई कराया इसका। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराया। अब देखो क्या होगा, आप बताओ, सोचो क्या होगा ये। अब देखो आपको बोला था आपकी पावर, सॉरी पावर कह रहे हैं, जो एवरेज का ये जो होता है ये अलग अलग हो सकता है। एसी के पहले लेक्चर में बताया था, मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, v नॉट I नॉट का एवरेज साइन स्क्वायर ओमेगा t cos 5 का एवरेज प्लस cos ओमेगा t sin ओमेगा t एंड देन sin 5 का एवरेज। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या होगा, अब देखो इसका ये तो कांस्टेंट है, v नॉट भी कांस्टेंट, I नॉट भी कांस्टेंट, क्योंकि ये तो पीक वैल्यू, और किसी भी कांस्टेंट का एवरेज तो वही आता है। अरे देखो 5 है, सपोज 5 नंबर है, ठीक है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 करते जाओगे, उसका एवरेज निकाल लो तो 5 भी तो आएगा। तो वही चीज, इनका एवरेज तो वही आ जाएगा, v नॉट I नॉट। बात आती इसकी और इसकी, क्या होगा, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, एंड देन cos 5। इसमें देखो ये आपका ये वाला फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। देखो यहां पर ये भी सेम है ओमेगा टी, ये भी सेम है ओमेगा टी। अगर मैं यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करा दूं और 2 का डिवाइड करा दूं तो मुझे ये वाला फॉर्मूला मिल रहा है, मैं ये रख सकता हूं। तो मैं यहां पर ये रख दूंगा प्लस sin 2 ओमेगा टी बाय 2 sin 5। ठीक है, इतना नोट करा।
इधर तक पहुंचे हम लोग, ठीक है, इधर तक पहुंचो, जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट कर लिया, कर लिया। चलिए मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, नीचे लिखा रहूंगा। तो अब क्या होगा, इधर तक पहुंचे थे, इज इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट। देखो इसको भी हम अलग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस फाई को भी अलग लेंगे, प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई बाय 2, ये लोग भी अलग ले लिए, ठीक है। अब देखो वी नॉट आई नॉट तो ऐसे ही रहेगा बेटा, ठीक है। आपको याद है मैंने एक फर्स्ट लेक्चर में बताया था शॉर्ट ट्रिक टाइप में कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन मतलब वो एवरेज होता है 1/2, तो इसका तो हो गया 1/2, ठीक है, मान लिया। इसका क्या होगा, cos फाई का क्या होगा बता दो जरा, cos फाई का क्या होगा। कुछ लोग कहेंगे 0, अरे नहीं, cos फाई तो एक कांस्टेंट है, फाई के साथ थोड़ी टीवी लगा है जो समय के साथ चेंज हो रहा है, और ये तो कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का एवरेज वही रहता है, अंडरस्टैंड। अब देन यहां sin 2 ओमेगा टी देख लो, sin ओमेगा टी हो उसका भी एवरेज 0 रहता है, sin 2 ओमेगा टी हो उसका भी एवरेज 0 रहता है, cos ओमेगा टी हो उसका भी एवरेज 0 रहता है, cos 2 ओमेगा टी हो उसका भी एवरेज 0 रहता है, cos स्क्वायर ओमेगा टी हो उसका एवरेज 1/2 रहता है। तो यहाँ तो cos sin 2 ओमेगा टी है, देखो 0 होता है, 0। अब आपको इसका तो कांस्टेंट है, अब भाई साहब कुछ भी हो 0 का मल्टीप्लाई हो गया सब कुछ 0, देन इसको गोली मारो, ये क्या हो गया v नॉट i नॉट 1/2 cos फाई। समझ में आया, इतना लिखो जरा, ये क्या है पी एवरेज आ रहा है, इतना लिखो फिर समझा रहा, इतना लिखो जल्दी जल्दी लिखिए जल्दी, छाप लिया छाप लिया, चलिए इतना हो गया ना। देखो मैंने बोला कि हम v नॉट बाय, इसको देखो इस v नॉट को ऐसे रखिए, इसके नीचे √2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है बता रहा, इस i नॉट को ऐसे रखो, इसके नीचे √2 लगा दो, और ये cos फाई ऐसे रखो, देखो cos फाई वही है, 2 को हमने √2 लिख दिया, और इसके नीचे बात तो वही आएगी, इस 2 को √2 लिखा। अब आप कहेंगे भैया आपने ये कैसे कर दिया √2 लिख के, तो देखो इससे क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूं, इसका एक जनरलाइज फॉर्म, √2 बाय v नॉट बाय √2 ये होता है VRMS, याद करना, पहला लेक्चर नहीं देखे हो तो देख लेना पहले भैया, प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद ये लेक्चर देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और ये I नॉट बाय √2 होता है IRMS, और ये है cos फाई, और यही है हमारा P एवरेज। क्या है P एवरेज, पावर एवरेज, ये है आपका VRMS इंटू IRMS। अब तो क्या कहें cos फाई क्या है, इस cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, क्या बोलते हैं पावर फैक्टर। देखिए क्या करा, कुछ नहीं करा, v नॉट बाय sin ओमेगा टी लिखा, और इस जनरलाइज फॉर्म से हमने करा। कुछ लोग कहेंगे कि भैया आपने एक और मेथड बताया था कि कभी भी टाइम के साथ कोई चीज वेरिएबल हो और एवरेज मतलब एवरेज निकालना हो, तो आपने ये बताया था कि पावर अगर एवरेज निकालनी है तो आप इंटीग्रेशन ऑफ पावर dt कर दें अपॉन dt कर दें, और लिमिट 0 से t ले ले, 0 से t ले ले। हाँ भैया ये भी होता है, इतना लंबा मेथड क्यों लेके चल रहे हो, जो ज्यादा जानता हो आता हो उसको, तो वो ये मेथड अपने घर पे बैठ के ट्राई कर ले, हम तो यही बताएंगे क्योंकि सबसे इजी भी है और जल्दी भी है।
ऐसे भी कर सकते हो आप, इंटीग्रेशन करिए, आता है देन उड़ा दीजिए। ये मेथड सबके लिए इजी भी है और आसानी से वो मतलब समझ में भी आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा एक और चीज लिखो, सुनो, अगर क्वेश्चन पेपर में आपको पावर दी है, ठीक, अगर क्वेश्चन पेपर में पावर दी है और कुछ नहीं पता है कि इंस्टेंटेनियस पावर है कि एवरेज पावर है, तो आप उसको एवरेज पावर मानेंगे। क्या मानेंगे? एवरेज पावर। ठीक, और अगर क्वेश्चन पेपर में वोल्टेज दिया है और उसमें कुछ नहीं मेंशन है कि ये एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है, तो आप उसको क्या मानेंगे? सॉरी, एवरेज है या आरएमएस है तो क्या मानेंगे? आरएमएस मानेंगे, एवरेज नहीं मानेंगे। अंडरस्टैंड? करंट गिवन हो, करंट में भी आपको एवरेज और आरएमएस नहीं गिवन हो तो आप उसको आरएमएस मानेंगे। मैं बता दे रहा हूं, देखना मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन पेपर में अगर पावर नहीं गिवन हो, क्वेश्चन पेपर में अगर पावर नहीं गिवन हो, इफ नॉट मेंशन, if not mentioned then assumed average पावर। ठीक है, इफ नॉट मेंशन देन assume एवरेज पावर। अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं मेंशन है तो एवरेज पावर है। वही चीज इधर भी, इफ नॉट मेंशन देन assumed RMS voltage and RMS करंट। अंडरस्टैंड? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भैया पेपर में गिवन नहीं, हम क्या माने, तो बोल दिया क्या माने। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए हटा। अच्छा तो देखिए, आपका अभी एक्सप्रेशन आया पावर एवरेज का VRMS IRMS cos फाइव। ये cos फाइव को हमने बोला कि पावर फैक्टर। ये फाइव आया कैसे? तो मैं बता दूं कि कुछ ना कुछ तो उसमें फेज डिफरेंस होगा। अगर जीरो फेज डिफरेंस है तो जीरो, cos फाइव जीरो मतलब 1। ठीक है, कुछ ना कुछ तो फेज डिफरेंस होगा, वही चीज पावर फैक्टर है। देखिए हम अलग अलग सर्किट की पावर फैक्टर बताते हैं। ठीक है, देखो पावर फैक्टर बता रहे, यहां लिखना सर्किट, ठीक है, यहां लिख लिया क्या आता है 5, मतलब कितना एंगल पावर वो होता है फेज डिफरेंस, और यहां पर लिख लेंगे पावर फैक्टर। पहला सर्किट प्योर रेजिस्टिव, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव। प्योर रेजिस्टिव में दोनों का फेज डिफरेंस कितना रहता था? जिस डायरेक्शन में करंट रहता था उसी डायरेक्शन में वोल्टेज भी रहता था, तो फाई कितना रहता था? 0। और cos फाई जब 0 है तो cos फाई 0 मतलब 1, तो पावर फैक्टर 1 आया। ठीक है, दूसरा लिया प्योर इंडक्टिव सर्किट लिया। प्योर इंडक्टिव में जिस डायरेक्शन में करंट रहता था उससे 90 डिग्री आगे वोल्टेज रहता था, उससे 90 डिग्री आगे वोल्टेज रहता था। मतलब क्या? करंट लैग्स 90 डिग्री बाय 90 डिग्री, करंट लैग्स बाय 90 डिग्री बोला था, और सॉरी इंडक्टिव में, ठीक है, और कैपेसिटिव में करंट लीड्स बाय 90 डिग्री। तो इधर लैग कर रहा है कितने? 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। दो सर्किट हो गए, दो ही यहाँ पर, जल्दी लिखो। तीसरा देखो, तीसरा क्या पढ़ाया था? प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता था कि जिस डायरेक्शन में करंट रहता था, तो जिस डायरेक्शन में करंट रहता था उससे 90 डिग्री पीछे
पोटेंशियल रहता था, पीछे रहता था 90 डिग्री। मतलब आप इस टाइप पे बना सकती हैं, अगर करंट इधर है तो ये इधर रहता था, तो ये कितना है 90 डिग्री पीछे। या तो ऐसे बना लो और या तो इसको ऐसे बना लो, आई को ऊपर है तो बी को नीचे है, तो अभी तो 90 डिग्री पीछे ही है। करंट आगे रहता था, कैपेसिटिव में करंट आगे रहता था, इंडक्टिव में करंट 90 डिग्री पीछे रहता था। रट लो ये चीज। अब भी तो एंगल 90 डिग्री है, अब भी पावर फैक्टर क्या हो जाएगा cos 90 0। चौथा हमने पढ़ा था एलआर सर्किट, मतलब कि रेजिस्टिव भी था और इंडक्टिव भी था, यहाँ आर भी था यहाँ एल भी था। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक देखिए जनरलाइज केस निकलेगा। कैसे? हमने बोला था जब रेजिस्टिव सर्किट था, जिस डायरेक्शन में आई जाता था उसी डायरेक्शन में बी नॉट आर जाता था। अंडरस्टैंड? फेज डिफरेंस सेम रहता रेजिस्टिव का, और उसके 90 डिग्री आगे बी नॉट एल जाता था। इन दोनों के कंक्लूजन से एक निकलता था बी नॉट और ये रहता था 5 डिग्री आगे। याद करिए, लेक्चर प्रीवियस वाला देख के आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये 5 रहता था, तब भी तो करंट 5 डिग्री पीछे है। 5 डिग्री पीछे मतलब थीटा फाई कितना है, 5 ही है। ठीक है, वहां पर थीटा 90 था, यहाँ 5 है। अब पावर फैक्टर क्या होगा बताओ? पावर फैक्टर तो देखो, इधर देखिए, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में वी नॉट आर, और हम लोग यहाँ लिख सकते थे आई नॉट आर लिखते थे। याद करो, आई नॉट आर, तो हम यहाँ आर लिखते थे, यहाँ पर एक्सएल लिखते थे, दो फिगर बनाए थे याद। और इन दोनों का रिजल्टेंट एक जेड जाता था, और अब भी तो ये 5 डिग्री आगे है, और ये जेड क्या होता था, जेड होता था अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता था। अब भी ये 5 डिग्री आ गई है ना, बट अगर मैं इसको एक्सेल को उठा के इधर ले आऊं, इस एक्सेल को उठा के सपोज इधर ले आया, तो अब cos फाई क्या हो जाएगा? cos फाई क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? r बाय जेड, r बाय जेड। बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये, r बाय जेड। cos फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, r बाय जेड। और ये ऑलवेज है, ऑलवेज मतलब कि कहीं भी आपको कोई पावर फैक्टर बोल दे तो आप बोले r बाई जेड। कैसे? मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, सबके लिए ये वैलिड है। आप प्योर रजिस्टर सर्किट पे करें, प्योर रजिस्टर सर्किट में आप इस पे आया, रजिस्टर सर्किट में रखा, एक्सएल 0 होता है, जेड बराबर आर हो गया। एक्सएल तो उसको होता ही नहीं, तो जेड बराबर आर हो गया, जेड की जगह आर रख देंगे, आर से आर चला गया, 1 आया, और प्योर रेजिस्टिव का पावर फैक्टर 1 ही तो आ रहा था। आप आए प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आपने एक्सएल रखा, एक्सएल कुछ रखा, अपने आर कुछ रखा, दोनों कटे, जेड बराबर 0 आ रहा, वहां पर कुछ है नहीं। वही तो, ये सबके लिए वैलिड है। मैं आपको सब पे दिखा दूं। इंडक्टिव सर्किट पे आ जाइए, इंडक्टिव सर्किट, अब इंडक्टिव सर्किट का भी दिखाता हूं इसके जस्ट वाले से। ये वैलिड सबके लिए है। कैसे वैलिड है देखते रहना, बता रहा हूं। चलो 5वां कर रहा हूं, देन दोनों को एक साथ कंपेयर करा दूंगा। पांचवा क्या था? रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट, आरसी, यही था। इसमें क्या होता था? सॉरी, इसमें जिस डायरेक्शन में करंट रहता था उसी डायरेक्शन में V0 R रहता था, और उसके 90 डिग्री पीछे V0 C रहता था, और इससे एक रिजल्टेंट जाता था V0। अब भी तो ये 5 डिग्री आगे है, मतलब क्या हुआ? करंट अब भी पोटेंशियल से 5 डिग्री आगे है, तो 5 क्या हो गया? 5। पावर फैक्टर पूछते हैं। पावर फैक्टर जो होगा इसका, देखो इस डायरेक्शन में R बनेगा ना, और इस डायरेक्शन में एक्स सी बनेगा, इसका रिजल्टेंट जेड आएगा। ठीक है, सेम ऐसी तो बना, मान एक्सएल होता था, यहाँ एक्सी होता है, याद करो एक्सी। तो ये हो गया जेड बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, यही होगा। और यहां पर cos फाई क्या होगा?
देखो अगर इसको उठा के इधर लगा दूं, अब cos फाई क्या होगा? अभी तो cos फाई r बाई जेड है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस r बाई जेड। आपको बोला था ये r बाई जेड ऑलवेज सभी सर्किट के लिए होता है पावर फैक्टर, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। आइए इससे पहले इंडक्टिव पढ़ाए थे, इंडक्टिव में क्या होता है? एक्सएल होता था, एक्ससी होता था, ये सब होता था। इंडक्टिव का भी पावर फैक्टर 0 आ रहा था। सबका इसी से निकाल सकते हो आप, देखिए ना इन दोनों का सेम आ रहा है। समझो cos फाई की जगह ये रख सकते हैं, पावर फैक्टर है। ये पाई होता क्या है? इतनी देर से लिख रहे हैं हम लोग, पाई होता क्या है? फेज, देखो मैं बता दिया हूं, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इतना होता है। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? नोट कर लिया? कर लिया? 2005 सर्किट की पावर फैक्टर बता दिए। आपसे ये बोल रहा है कि cos फाई बराबर r बाई जेड हो सकता है। हम इसी क्वेश्चन पे आए, इसी पे आए कि पावर एवरेज बराबर v RMS I RMS इक्वल टू cos। 95% क्वेश्चन इसी पर आएंगे। मैं आगे थोड़ा सा कहते ना कंपटीशन लेवल को भी ले रहा हूँ, थोड़ा सा कंपटीशन लेवल में कैसे कैसे घुमा घुमा क्या करते हैं। हमने बोला हम ये भी तो लिख सकते हैं v RMS इज इक्वल्स टू I RMS cos फाई की जगह r जेड, ये भी तो एक फॉर्मूला बन गया। v RMS I RMS r बाई जेड, cos फाई की जगह रख सकते हैं, रख लिया। चलिए एक और फॉर्मूला देखते हैं। हमने बोला आपको पता है I नॉट बराबर होता है V नॉट बाय जेड। कब कब होता है? जब मिक्सचर ऑफ सर्किट है, ठीक है ना, जैसे कैपेसिटिव इंडक्टिव हो और कैपेसिटिव रेजिस्टिव हो या इंडक्टिव रेजिस्टिव हो, ये वाले I नॉट बराबर V नॉट बाय जेड होता है। जेड क्या? इम्पीडेंस। ठीक, अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दूं तो I नॉट बराबर अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू V नॉट बराबर अंडर रूट 2 इनटू जेड। ये अंडर रूट 2 है, ठीक है, इनटू जेड। और I नॉट बाय रूट 2 अभी लिख के आ रहे थे, क्या होता है? I RMS। और V नॉट बाय रूट 2 क्या होता है? V RMS बाय जेड। जेड के नीचे है ना, V RMS बाय जेड, ये हो रहा है। क्या इस एक्सप्रेशन में V RMS की जगह I RMS रख दूं इनटू जेड? V RMS की जगह ये लिख सकता हूं I RMS इनटू जेड, ये इसके इधर, तो ये हो जाएगा I RMS का स्क्वायर, क्योंकि दोनों हो जाएंगे ना, और इनटू जेड बाय R बाय जेड। जेड से जेड चला जाएगा, तो एक और एक्सप्रेशन बन गई ये I स्क्वायर RMS इनटू R। एक ये बन गई है पावर एवरेज निकालने की। एक और बन जाएगी, देखना आप इसी एक्सप्रेशन में I RMS की जगह ये रख दूं, V RMS I RMS की जगह रख दो, V RMS बाय जेड रख सकता हूं, I RMS की जगह V RMS बाय जेड रख दो। एक एक्सप्रेशन ये बन गई V RMS का स्क्वायर, क्योंकि इधर रखेंगे I RMS की जगह V RMS बाय जेड, I RMS की जगह V RMS बाय जेड, तो ये हो जाएगा V RMS का स्क्वायर R बाय जेड स्क्वायर। ये तीसरी एक्सप्रेशन, 1 2 3 4 चार एक्सप्रेशन बन चुकी हैं, समझना, चारों एक्सप्रेशन बन चुकी हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये इंपॉर्टेंट है। 95% क्वेश्चन इस पे आएगा। हाँ, इस पे भी सकता है, इसलिए बता दी। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना। चलिए इतना लिख लिया। एक छोटा सा फॉर्मूला है, बोल दिया जाता है एपरेंट पावर। कोई पूछ रहे आपसे एपरेंट पावर क्या होती है, तो एपरेंट पावर होती है V RMS इनटू I RMS। इसमें है पावर फैक्टर नहीं लिखते हैं, ये होती है V RMS इनटू I RMS। अंडरस्टैंड? तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा लेक्चर। कल चोक कॉइल के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।